नमस्कार। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और एसआरआई ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो काफी सुर्खियों में है। तो आज हमने सोचा कि इसी का एक पूरा विश्लेषण किया जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2434 करोड़ रुपए, मतलब एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है ना। और जाहिर है इसी नंबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये आंकड़ा खुद पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आया है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये धोखाधड़ी एसआरआई ग्रुप की दो कंपनियों के लोन खातों में हुई है, एसआरआई इक्विपमेंट फाइनेंस और एसआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। अब देखिए, इतनी बड़ी हेडलाइन को देखकर हम सबके मन में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल आता है वो ये है कि बैंक पर इसका असल में असर क्या पड़ेगा। क्या इसका मतलब ये है कि पीएनबी को अब ये पूरा का पूरा 2434 करोड़ का चूना लगने वाला है? मतलब ये पैसा गया? ये जानना किसी भी निवेशक के लिए या हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और हाँ, ये जवाब आपको थोड़ा चौंका जरूर सकता है। पीएनबी को इस ऐलान से कोई नया फाइनेंशियल झटका नहीं लगने वाला है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं 100% प्रोविजनिंग। इसका मतलब सीधे शब्दों में यह है कि जब बैंक को लगता है कि कोई लोन डूब सकता है तो वो पहले से ही उस लोन के बराबर का पैसा अपने मुनाफे से निकालकर साइड में रख देता है, एक तरह की तैयारी। और पीएनबी ने इस पूरे अमाउंट के लिए ये 100% प्रोविजनिंग पहले ही कर ली थी। तो ये जो नुकसान है ये बैंक की किताबों में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले से ही शामिल था। तो आज ये जो घोषणा हुई है ना, ये कोई नया घाटा नहीं है, ये बस उस डूबे हुए लोन को एक अलग कैटेगरी में डालने की एक प्रक्रिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई नया फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो फिर इस खाते पर फ्रॉड का टैग लगाना ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो एक होता है बैड लोन जिसे हम एनपीए भी कहते हैं, और दूसरा है फ्रॉड अकाउंट। अब हम सोच सकते हैं कि भाई दोनों में पैसा तो डूबा ही है, तो फर्क क्या है? यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। देखिए, एक बैड लोन वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बैंक का फोकस होता है कि किसी तरह पैसा वापस मिले। लेकिन जैसे ही फ्रॉड का टैग लगता है, मामला फाइनेंशियल से क्रिमिनल बन जाता है। मतलब अब बात सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि आपराधिक इरादे की है। अब रिकवरी से ज्यादा फोकस इन्वेस्टिगेशन और मुकदमेबाजी पर होगा, और पिक्चर में आ जाती हैं सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि फ्रॉड का टैग असल में एक क्रिमिनल टैग है। ये इस पूरे मामले को पैसों के लेन देन से निकालकर सीधे सीधे एक आपराधिक जांच के दायरे में ले आता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि पीएनबी ने यह घोषणा ठीक अभी क्यों की, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इस मामले की टाइमलाइन पर एक नजर डालनी होगी। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2021 में, जब आरबीआई ने एसआरआई की इन दोनों कंपनियों के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद से ही पीएनबी और दूसरे बैंकों ने इस लोन के लिए प्रोविजनिंग करना शुरू कर दिया था। और अब इतने समय बाद अपनी अंदरूनी जांच पूरी करके पीएनबी ने इसे ऑफिशियली फ्रॉड डिक्लेयर किया है। तो अब जबकि इस खाते को एक क्रिमिनल मामला मान लिया गया है, तो इसके आगे की राह क्या होगी? अब क्या होगा? प्रोसेस एकदम सीधा और तय है। पीएनबी को सबसे पहले इसकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देनी होगी। फिर जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करानी होगी, और बस उसके बाद सीबीआई या पुलिस इस मामले की एक औपचारिक आपराधिक जांच शुरू कर देगी। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ पीएनबी का नहीं है। एसआरआई को कई बैंकों ने मिलकर कर्ज दिया था, और उस ग्रुप में पीएनबी पहला बैंक है जिसने इसे फ्रॉड बताया है। हमें यह भी मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एसआरआई ग्रुप का एक बहुत बड़ा लेंडर है। तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बाकी के बैंक क्या करते हैं। और यहीं पर हम अपने विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। पीएनबी ने तो पहला कदम उठा लिया है, फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया है, पर क्या कंसोर्टियम के दूसरे बड़े बैंक भी अब इसी रास्ते पर चलेंगे? इस एक सवाल का जवाब आने वाले समय में पूरे बैंकिंग सेक्टर की दिशा तय कर सकता है।